Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज कुछ नवीन परिचर्चा तो नहीं, लेकिन जो कुछ हम लोगों ने अध्ययन किया इस चैप्टर में अब तक की उसी समरी के आधार पर इसके कुछ क्वेश्चनों पर एक परिचर्चा आज की जाएगी। आप यदि अपने बुक का अवलोकन करें तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? यदि क्वेश्चन आपके सामने से कभी गुजरे तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखा जाएगा, आज पहली परिचर्चा उसकी कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी लेकिन आडंबर नहीं था। तो आप जब इसका जवाब लिखोगे तो ये लिखना कि पुरातत्ववेत्ताओं ने या भूगर्भवेत्ताओं ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और उसमें दो पुरातात्विक स्थान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिले, विशेष रूप से मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जब उन लोगों ने अवलोकन किया तो ये महसूस किया कि साधन संपन्नता होने के बाद भी उनमें बाह्य आडंबर नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके लिए उन्होंने दो उदाहरण लिखे। उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता में जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अजायब घर थे, उन अजायब घरों में जहाँ दर्शनीय चीज़ें रखी जाती हैं, उन अजायब घरों का जब उन लोगों ने अवलोकन किया, भ्रमण किया, तो वहाँ पाया कि उस अजायब घर में औजार रखे गए थे, वहाँ पर हथियार नहीं मिले थे। हथियार थोड़े बड़े साइज में होते हैं और औजार जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो उन लोगों ने अजायब घर में देखा उसमें उन लोगों ने औजारों की प्रचुरता देखी, हथियार लगभग नाम मात्र के देखे। हथियार चूंकि सत्ता के प्रतीक होते हैं, ये इंसान के स्वाभिमान को बहुत अधिक दर्शाते हैं, इसलिए उन लोगों ने देखा कि ये शस्त्र जैसे चीजें वहां पर नहीं दिखलाई पड़ी, केवल छोटे छोटे औजार दिखलाई पड़े। और उस अजायब घरों में और को घूमते जब वहां उन लोगों ने धातुओं को देखा तो उन धातुओं में स्वर्ण आभूषण उन्हें बहुत कम दिखलाई पड़े। अर्थात इतने साधन संपन्न लोग फिर भी स्वर्ण आभूषणों की कमी, केवल यदि वहां पर उनको दिखलाई पड़े तो स्वर्ण आभूषण की जगह अन्य ये धातुओं की चीजें दिखलाई पड़ी, स्वर्ण आभूषणों की कमी थी। इन दो चीजों का अवलोकन करते हुए पुरातत्ववेत्ताओं ने ये लिखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विकसित यह शहर साधन संपन्न तो था, लेकिन साधन संपन्न होने के बाद भी उसमें बाह्य आडंबरों का अभाव था। लगभग आपके दिमाग में आ गई होगी बात, फिर से आप अवलोकन कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाता हुआ मोहनजोदड़ो शहर का पुरातत्ववेत्ताओं ने जब भ्रमण किया तो भ्रमण में उन्होंने वहां पर जो चीजें देखी उनसे उनको ये आभास हुआ कि उस समय के निवासियों में, विशेष रूप से मोहनजोदड़ो के निवासियों में बाह्य आडंबर नहीं था। अर्थात जो भी चीजें थी
वो उनके साधन संपन्नता को नहीं दर्शा रही थी, विशेष रूप से उनकी सामान्य व्यवहारिकता का प्रदर्शन कर रही थी। अजायब घरों का भ्रमण करते हुए उन्होंने ये देखा कि उन अजायब घरों में जो शस्त्र रखे हुए थे वे छोटे छोटे औजार थे, बड़े अस्त्र शस्त्र वहां पर नहीं रखे गए थे। दूसरा, वहां पर स्वर्णाभूषण देखने को नहीं मिल रहे थे। उन स्वर्ण आभूषणों की जगह वहां पर जितने भी आभूषण थे उसमें ज्यादातर आभूषण जो थे वे पत्थरों के मनकों के बने हुए थे, अर्थात सोने के आभूषण नहीं थे। सोने के आभूषण की जगह पत्थरों के मानक बने हुए थे, पत्थरों के आभूषण बने हुए थे। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय साधन संपन्नता होने के बाद भी मोहनजोदड़ो के वासियों में साधन संपन्नता नहीं थी, बाह्य आडंबर नहीं दिखलाया पड़ रहा था। साधन संपन्नता होने के बाद भी उनमें बाह्य आडंबर नहीं थे। इसके बाद आपके बुक में जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। जब इस क्वेश्चन के जवाब में आप जाओगे तो आप लिखोगे कि मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो कला प्रेमी थे, वो कला की वास्तविकता को समझते थे, कला के प्रति उनके दिल में अनुराग था। इसलिए मोहनजोदड़ो शहर जो नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था, उस शहर के जो भी भवन थे वो उस समय की वास्तुकला या स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना था और उसकी वास्तुकला और स्थापत्य कला अपने आप में देखते बनती थी। इस आधार पर उन्होंने ये लिखा कि उसका सौंदर्य बोध तो दिखलाई पड़ता था, लेकिन सौंदर्य बोध था, वे कला प्रेमी थे जो कला प्रेमी होने के कारण राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थे, अर्थात समाज के द्वारा जिस भी कला का प्रदर्शन किया जाता था उस कला की झलक उनके सारी नियोजनों में मिलती थी, सारी योजनाओं में परिलक्षित हुआ करती थी। अब आपके पास तो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, ये आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पावदानों पर खड़ी होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर। मैंने आपको बतलाया था कि जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की और मोहनजोदड़ो के अवशेष उनकी नजरों के सामने आए और जब मोहनजोदड़ो शहर का उन्होंने भ्रमण किया तो एक तरीके से वहाँ केवल ध्वंसावशेष उनको मिले, क्योंकि 5000 वर्ष पहले इस शहर की संरचना हुई थी। उस शहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अपने समय का वह एक सुंदरतम, भव्यतम और वास्तुकला के अनुपम सौंदर्य से युक्त एक सुंदर शहर रहा होगा। वहाँ के भवन आज जीर्ण शीर्ण तो हो चुके हैं, केवल उनके अवशेष ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उन भवनों के अंदर जाने पर जब सीढ़ियों के सहारे आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो तो आसानी से ऊपर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उनकी छतें आज नदारद हैं, उनकी छतें नहीं है। और उन छतों पर चढ़ने के बाद आधी अधूरी जो भी ये सीढ़ियाँ दिखलाई पड़ती हैं, उन सीढ़ियों से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, छत की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमें उसके अतीत की स्मृतियां अपने जेहन में तैरती हुई नजर आती हैं और उन घरों की उन सीढ़ियों को देखकर ये आभास लगाया जा सकता है कि अतीत में
सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये विकसित शहर अपने आप में एक बहुत ही साधन संपन्न शहर रहा होगा और इस शहर वासियों के जो महल हुए रहे होंगे वे अत्यंत भव्यतम और सुंदरतम रहे होंगे। और आगे आप जो अगला क्वेश्चन देखोगे कि टूटी फूटी खंडहर सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी समावेश होते हैं। विचार कीजिए, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें आप इस क्वेश्चन का जब जवाब लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो में आज सिर्फ खंडहर ही दिखलाई पड़ते हैं। केवल टूटे फूटे खंडहर, टूटी फूटी मकान के ध्वंसावशेष ही आज हमें दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन अपने समय से, आज के समय से यदि इनकी तुलना करें तो आज भी हमें राजस्थान में इस प्रकार के भवन दिखलाई पड़ेंगे। लेकिन इन भवनों को देखकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो शहर, जो भवन बने हुए थे, वे भवन बहुत बड़े बड़े आकार के हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर जो कमरे थे वे कमरे बहुत छोटे छोटे बने हुए थे। आज भी राजस्थान में हम छोटे छोटे भवन देखते हैं, साथ में जो बड़ी बड़ी भवन देखते हैं, उन बड़ी बड़ी भवनों के अंदर यदि हम जाकर के झांकें और देखें तो हमको उन भवनों के अंदर छोटे छोटे कई कमरे दिखलाई पड़ेंगे। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि आबादी बड़ी घनी रही होगी और इसी कारण भवनों के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े मकान जब रहे होंगे तो उन भवनों के अंदर छोटे छोटे कमरे ये दर्शाते हैं कि उस समय जनसंख्या अधिक रही होगी, घनी आबादी रही होगी और उस घनी आबादी के रहने के कारण जो जिंदगियां हैं वो एक सीमित दायरे में सिमट कर रहती होगी। अर्थात एक भवन के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहा करते होंगे। आज भी इस प्रकार के दृश्य हमें राजस्थान में देखने को मिला करते हैं, जहाँ छोटे छोटे भवन भी दिखलाई पड़ते हैं और छोटे छोटे भवनों के साथ बड़े बड़े भवन भी दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन उन बड़े बड़े भवनों के अंदर छोटे छोटे कमरे हमें देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग एक साथ सिमट कर रहते होंगे, एक साथ जिंदगियां उन कमरों में अपने खुशियों का दिन बिताती होंगी। तो इस प्रकार से हम अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि 5000 वर्ष पहले स्थापित ये शहर की जो आबादी थी वो आबादी लगभग 85,000 के आसपास थी और आपने ये पढ़ा था कि 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वो शहर बसा हुआ था। अब सोचो कि 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसे हुए उस शहर में 85,000 की आबादी एक साथ रहा करती थी। तो 85,000 की जो आबादी एक साथ रहा करती थी वो इस बात को इंडिकेट करती है कि जो भी वहां पर भवन बने होंगे उन भवनों के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे निकले होंगे और उन छोटे छोटे कमरों में एक साथ कई जिंदगियां वहां गुजर बसेरा करती होंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कते जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज है। विचार कीजिए, इस प्रश्न में आप इस बात को लिखोगे कि उस समय के उस टूटे फूटे खंडहर और पुरातत्व टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के पन्ने ये बतलाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ये शहर अत्यंत एक विकसित शहर था, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत ही घनी थी क्योंकि उस भवन के अंदर हर भवन के अंदर यदि भवन बड़े बड़े भी होते थे तो उन भवनों के अंदर छोटे छोटे कमरे थे। उन छोटे छोटे कमरे दर्शाते हैं कि लोग एक घनी आबादी के अंतर्गत रहते होंगे। आज के समय से यदि इनकी तुलना की जाए तो आज के समय में राजस्थान प्रांत में इस प्रकार के भवन अधिकतर देखने को मिलते हैं, जहां छोटे छोटे भवनों के साथ
बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, लेकिन उन बड़े बड़े भवनों के अंदर छोटे छोटे कमरे भी हैं। जो छोटे छोटे कमरे ये दर्शाते हैं कि इस भवन के अंदर बहुतेरे लोग एक साथ अपना जीवन यापन करते होंगे। और अब अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। आपके बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में का जवाब आप लिखोगे तो ये लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनुशासित प्रकृति के व्यक्ति थे। वे अपनी सत्ता का या शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। यही कारण था कि जो भी वहां पर नगर बसाए गए थे वह नगर पूर्ण नियोजित रूप से बसाए गए थे, अर्थात पूरी योजना के साथ मोहनजोदड़ो शहर की स्थापना की गई थी। वहां की सड़कें, वहां की एक पंक्तिबद्ध जो भवन है वो ये दर्शाते हैं कि लोग पूर्ण अनुशासित भाव से अपनी योजना को लागू करते थे और उसको लागू करते थे और लागू करके एक नियोजित शहर की योजना बनाने में सफल हो सके। आप ये और साथ ही इस नगर योजना में कहीं भी अराजकता के दर्शन नहीं होते थे। जो भवन थी वह व्यवस्था के अनुकूल बनाई गई थी, अर्थात एक पंक्ति में बनाई गई थी। जो सड़कें थी वो एक सीधी क्रम को दर्शाती जाती थी। वहाँ के जो कुएं थे वे कुएं चौड़े और आयताकार थे। जो भवन थे वो भी आयताकार रूप में बनाए गए थे। इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विकसित इस मोहनजोदड़ो शहर के लोग अनुशासित थे, वो बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्ति व्यवस्था के अनुकूल उनकी व्यवस्था नहीं चला करती थी। तो आज आपने इन 4 प्रश्नों का अध्ययन किया और इन 4 प्रश्नों के अंतर्गत अपने आंसर को आपने जाना। मेरे प्रिय छात्रों, जितना हम लोगों ने अब तक चर्चा की है उसी चर्चा के आधार पर आगे के एपिसोड आपके सामने जाते रहेंगे। आप उनकी स्मृतियों को अपने दिमाग में कैद करेंगे और उसके अनुसार हम आगामी दूसरा और तीसरा एपिसोड क्वेश्चन से संबंधित ही आपके पास प्रेषित करते रहेंगे और अगले ये एपिसोड के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।